हेलो हेलो माय नेम इज़ अर्नव एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिगो पेंट्स के बारे में। इस पूरे वीडियो को मैंने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। पहले हिस्से में हम लोग इंडिगो पेंट्स को एशियन बर्जर और नैरो लेग के साथ कंपेयर करेंगे और दूसरे हिस्से में हम लोग इंडिगो पेंट्स की क्वार्टर 4 के कॉन कॉल को पूरा गो थ्रू करेंगे और हम ये समझेंगे कि हम वहां से हमें क्या कुछ हाईलाइट देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पजेज से है। सिर्फ इस वीडियो को देख के आप कल के दिन पे जाके इंडिगो पेंट्स को बाय मत कर लेना। यहाँ पे हम आ गए हैं स्क्रीनर पे और यहाँ पे मैं आपको लेकर आ रहा हूँ एक गूगल की शीट पे, वहां से आपको पूरी बात बड़े आराम से समझ में आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त मार्केट कैप की। तो अगर आप इंडिगो के मार्केट कैप की बात करेंगे तो यह है 5,370 करोड़ की, एशियन की है 2,15,000, बर्जर की है 67,000 करोड़ एंड नैरो लेग की है 20,000 करोड़। अगर हम पीई की बात करें तो इंडिगो का पीई फिलहाल में 37 पे, एशियन का पीई है 55 पे, बर्जर का 57 एंड नैरो लेग का पीई है 32 पे। सो पीई के भी हिसाब से मुझे इंडिगो पेंट ज्यादा समझ में आ रहा है। हालांकि जो पीई नैरो लेग का है वो सबसे कम है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो ये है, आरओसी एंड आरओई दोनों ही नैरो लेग के हमें अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो हमें इंडिगो पेंट्स में आरओसी एंड आरओई देखने को मिल रहे हैं, इनके साथ मैं पर्सनली कंफर्टेबल था। अगर आप इनको एशियन पेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो देखो दोस्त, एशियन पेंट्स में आपको आरओसी एंड आरओई या फिर बर्जर में दोनों ही लगभग इक्वल देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक और चीज आप जरा नोटिस करना, एशियन पेंट्स एंड बर्जर के जितने भी मैट्रिक्स है ना, आपको ऑलमोस्ट डिट्टो कॉपी पेस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। अगेन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, तो वो ये है दोस्त कि अगर आप ये जो पी है ये इंडिगो पेंट्स का, वो इनके आरओसी एंड आरओई के साथ मुझे ज्यादा समझ में आ रहा था, इस वजह से मैंने इंडिगो को चूज किया। साथ ही साथ जो इनका पकड़ है कि टियर 3 एंड टियर 4 सिटीज़ में ना, वो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि दूसरे पेंट ब्रांड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इस वजह से मैंने इंडिगो को चूज़ किया है। अभी जब हम कॉन कॉल पे आएंगे तो आपको मेरी इस बात का ज़्यादा सेंस समझ में आएगा। अगर हम बात करें इनके प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो इंडिगो का प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.13 का, और एशियन एंड बर्जर की बात करेंगे तो वो 11 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो ये इससे भी ज़्यादा पे ट्रेड करता था। फिलहाल में तो यहाँ पे हमें काफ़ी कूल डाउन देखने को मिल रहा है। अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो इंडिगो पेंट्स लिटरली जीरो में बैठा हुआ है, जीरो डेट में बैठा हुआ है। इवन आप अगर स्क्रीनर पे आते हैं तो आके आप इनके बैलेंस शीट वाले सेक्शन में देख भी सकते हैं। देखो, अगर मैं बैलेंस शीट को एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये बोरोइंग वाला सेक्शन, तो यहाँ पे अभी आपको 20 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। आप इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो वो जो 20 करोड़ का नंबर आ रहा है ना, वो इनके लीज लाइबिलिटी से आ रहा है। 2021 से ही अगर आप बात करेंगे तो आपको इंडिगो पेंट्स में कोई भी बोरोइंग्स देखने को नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल बात यह है दोस्त कि मुझे इन सारे पेंट्स की कंपनीज में कंपेयर करने के बाद से, सारे प्रोज एंड कॉन्स को एक साथ रखने के बाद से मुझे ऐसा लगा कि इंडिगो पेंट्स इस समय पे जिस रेट पे चल रहा है उस रेट पे बहुत ही बढ़िया चॉइस है, स्पेशली एट अ रेट ऑफ 1,000 रुपीज पर शेयर। अब हम आते हैं Q4 के कॉन कॉल पे, और यहाँ पे दोस्त देखो, एक पहले डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ। आज से बहुत पहले, लगभग 1 साल पहले, जब गौरव हमारे वीडियोज को एडिट किया करते थे, गौरव हमारे एडिटर थे, तो उस समय पे भी हमने इंडिगो पे एक पूरी वीडियो की थी। वो वीडियो अनफॉर्चुनेटली कभी यूट्यूब पे पढ़ ही नहीं पाई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे उस समय के हाईलाइटिंग है। तो उस समय पे मैं इनके आरएसपीज को पढ़ रहा था, हेमंत सर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था, जो सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो एक रीज़न मैं इंडिगो के कॉन कॉल को कवर कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है दोस्त कि मैंने इस कंपनी को इसके पहले भी पढ़ा हुआ है। सिकोया कैपिटल ने कब एंट्री ली, कब एग्जिट लिया, इनके आरएसपीज में जाना, जो हेमंत सर हैं उनका और किस कंपनी में होल्डिंग है, तो वो सारी चीज़ों को भी मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ था। उसके बाद से मैं अगर आपको कॉन कॉल के बारे में भी कुछ बता रहा हूँ ना, तो आप ऐसा लेके चलना कि मैंने अपनी समझ के हिसाब से काफ़ी पढ़ा है और उसके बाद से ही बता रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने सिर्फ एक क्वार्टर का कॉन कॉल निकाला और उसको पढ़ने के बाद से अपने सारे कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ कमिंग बैक टू मेन पॉइंट, तो सबसे पहले हेमंत सर ने एक्नॉलेज किया कि जो 2025 था वो हमारे लिए एक चैलेंजिंग ईयर था, और जितने भी पेंट वाली कंपनीज थे उन सब के लिए भी एक चैलेंजिंग ईयर के रूप में ही था। अगर हम इनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो था 47.4% का, और इन यहाँ पे इन लोगों ने एक पोल पोजीशन मेंटेन करी। पोल पोजीशन माने की होता है कि इंडस्ट्री में जो लीडिंग पोजीशन है वो वाली इन लोगों ने मेंटेन करी। कंपैरिजन करने के लिए मैंने यहाँ पे एशियन पेंट्स का भी ग्रॉस मार्जिन दे दिया है। तो एशियन पेंट्स का जो ग्रॉस मार्जिन था वो था 44.9%, जो कि इंडिगो से कम पे है। स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर हम बात करें तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर एबिटा मार्जिन रिकॉर्ड किया Q4 2025 में 23.4% का। अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो 2.7% से ऊपर गया, और एबिटा मार्जिन में हमें 1.9% का एक डिक्लाइन देखने को मिला। ये डिक्लाइन इस बात का क्लियर कट इंडिकेशन था कि अभी पे अगर आप बात करेंगे ना, तो 2025 में पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं पेंट वाला मार्केट है, उसमें हमें एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। डिमांड ही एकदम मंदा था।
आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी कंज्यूमर वाला सेगमेंट था ना, और ये हेमंत सर ने भी हाईलाइट किया कि अगर आप पूरे कंज्यूमर मार्केट की भी बात करेंगे तो ओवरऑल मार्केट में ही हमें एक मंदा देखने को मिल रहा था। अगर आप एफएमसीजी की कंपनीज को भी देखते हैं तो आपको ये सेम चीज, ये सेम पैटर्न रिपीट होते हुए देखने को मिलेगा। एप्पल केमी के रेवेन्यूज में क्वार्टर फोर में हमें 8.3% का ग्रोथ देखने को मिला। अगर आप में से किसी को एप्पल केमी क्या है नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक आइडिया दे देता हूँ। एप्पल केमी इंडिगो पेंट्स की एक सब्सिडरी है। ये कंपनी 1992 में नागपुर महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई और ये कंपनी दो मेन प्रोडक्ट्स बनाती थी। एक था वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस और दूसरा था कंस्ट्रक्शन के केमिकल्स। अप्रैल 2023 में इंडिगो पेंट्स ने एप्पल केमी के 44,924 शेयर्स खरीदे 6,529 रुपए पर शेयर के भाव पे, और उसके बाद से 51% स्टेक, इस तरीके से 51% का स्टेक इंडिगो पेंट्स ने एप्पल केमी का एक्वायर कर लिया। फिलहाल में अगर आप बात करेंगे तो इन लोगों के पास, इंडिगो के पास इस बात का राइट है, अगर ये लोग चाहें तो एप्पल केमी में अपने स्टेक को और बढ़ा सकते हैं। अगर हम एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन की बात करें तो क्वार्टर फोर FY 2024 में रेवेन्यू का 6.3% एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया जाता था। अगर आप इस साल की बात करेंगे FY 2025 में तो ये नंबर 6.3 से घट के 5% का रह गया है। कुछ क्वेश्चंस इसमें कुछ एनालिस्ट ने पूछा भी कि सर ऐसा क्यों हुआ। मैनेजमेंट उसका आंसर प्रॉपर दिया, लेकिन उसको आप भूल जाओ। फिलहाल में अभी आप कॉमन सेंस आपको लगाना है। अगर पहले मैं आपको एनुअल वाला भी नंबर बता देता हूँ, 2024 में पूरे रेवेन्यू का 7.4% एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन पे खर्च किया गया। 2025 पे ये नंबर 7.4 से घट के हो गया है 6.4 का। नाउ आप इस बात को जरा समझो दोस्त, ये घटाना क्यों मेरे हिसाब से होशियारी का डील है। जब पूरे मार्केट में डिमांड में ही स्लो डाउन है तो ऐसे केस में इस समय पे आप एडवर्टीजमेंट रन करके क्या ही कर लोगे। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस समय पे अगर आप कस्टमर को टैप कर रहे हैं तो आपके सेल्स ऊपर जाएंगे। जब सामने वाले को चाहिए ही नहीं, फिर आप एडवर्टीजमेंट रन करके क्या करोगे। एक और यहाँ पे की पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप कंपेयर करने में आपको थोड़ा बेहतर हो। तो अगर आप बात करेंगे इंडिगो पेंट्स के मार्केटिंग स्पेंड की ना, तो इनके रेवेन्यू का 6.4% है, और एशियन पेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो वो इस साल की 4.4% के करीब में थी। तो एशियन पेंट्स इंडिगो पेंट्स से कम स्पेंड करता है अपने मार्केटिंग पे। लेकिन यहाँ पे फिर से एक कैच है। कैच क्या है, जब आप में से कोई नंबर बाहर बाहर से देखेगा ना तो वो बोलेगा कि यार इसके हिसाब से एशियन पेंट्स तो बेटर हो गई। लेकिन दोस्त आप इस बात को समझो कि आप, ये पूरा बिजनेस है। आप देखो पहले पहले साल में हो सकता है कंपनी 100 करोड़ कमा रही है, ये रेवेन्यू लगातार बढ़ता चला जाएगा और हो सकता है एक दिन ये रेवेन्यू 100 करोड़ से 20,000 करोड़ का होगा। तो आप चाहते हो सच में कि 100 करोड़ का जो 6% आ रहा था तो आप 20,000 का 6% फिर से आप खर्च करोगे? ऑफ कोर्स नॉट। एब्सोल्यूट टर्म में अगर जब आप परसेंटेज को निकाल रहे हैं तो रेवेन्यू से जब आप परसेंटेज को कंपेयर करेंगे, जैसे जैसे आपके सेल्स ऊपर जाएंगे वो नंबर्स नीचे आने हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज को बुरा या फिर अच्छा मत समझना। आप समझ रहे हैं? आप में से अगर किसी के भी दिमाग में एक सेकंड के लिए ये आ रहा है ना कि एशियन पेंट्स का एड स्पेंड कम है, तो आप गलत सोच रहे हो। एशियन पेंट्स का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू ही इतना बड़ा है कि उसका 4.4% अपने आप में बहुत ह्यूज अमाउंट हो गया। आप समझ रहे हैं? आई होप आप बिजनेस सेंस लगा रहे हैं, ना कि चीजों को मगअप कर रहे हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पे हेमंत सर ने हाईलाइट की वो ये है कि जो मार्केटिंग का टैक्टिक है उसमें यहाँ पे हमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल में दे आर फोकसिंग मोर ऑन डिजिटल आउटरीच। तो फिलहाल में मैनेजमेंट ने किस तरीके से इस अप्रोच को बदला है, उन लोगों ने एक तो एंड यूजर को टारगेट करना शुरू किया है, और ये जो टारगेट करना शुरू किया है ये टीवी के थ्रू नहीं किया है। इसके लिए ये लोग पेंटर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर जैसे मान लो कि वो जो लोग इंटीरियर डिजाइनर आते हैं ना, उन लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, और उन लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, और वहां पे प्रॉपर ये लोग ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी चीज को इन लोगों ने यहाँ पे बीटीएल मार्केटिंग का नाम दिया है, और यहाँ पे बीटीएल माने कि बिलो द लाइन वाले मार्केटिंग के टैक्टिक की बात कर रहे हैं, जिसमें ये लोग लोकल इवेंट्स करा रहे हैं, डीलर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि एक एक जो हमारा स्टोर है या फिर जो हमारा डीलर है उसके काउंटर से सेल्स में हम किस तरीके से इजाफा लेके आए। साथ ही साथ जो पेंटर्स हैं उन लोगों के साथ मीटिंग करना, या फिर उन लोगों का एक ग्रुप बना के उन लोगों को मोटिवेट करना। आप समझ रहे हैं? सो इस तरीके से ग्राउंड लेवल पे फिलहाल में ये लोग फोकस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा भी है और ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इनके पूरे बिजनेस को थोड़ा सा और मैं आपको तोड़ के समझा देता हूं। तो देखो, इनके पूरे बिजनेस को आप 4 मेजर कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहले सेगमेंट में पुट्टी को रखा गया है, दूसरे में इमल्सन को रखा गया है, तीसरे में इनामेल, और चौथे में प्राइमर एंड डिस्टेम्पर एक्सेट्रा को रखा गया है। पुट्टी वाला जो सेगमेंट है ना, उसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मानी कि 2024-25 को जब आप कंपेयर करेंगे तो चाहे वैल्यू हो चाहे वॉल्यूम हो, दोनों में ही हमें डिक्लाइन देखने को मिला। वैल्यू में हमें 1.3% का डिक्लाइन देखने को मिला, एंड वॉल्यूम में 2.5% का डिक्लाइन देखने को मिला। इमल्सन में हमें 1.9% का अप वैल्यू वाइज देखने को मिला, एंड वॉल्यूम वाइज 1.2% का अप देखने को मिला। इनामेल में अगर आप बात करेंगे तो 0.5% का अप देखने को मिला वैल्यू वाइज, एंड वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो 0.9% का हमें इजाफा देखने को मिला।
अगर आप प्राइमर एंड स्टेपर एक्सेट्रा की अगर आप बात करेंगे तो वैल्यू वाइज 11.1% का हमें ग्रोथ देखने को मिला एंड वॉल्यूम वाइज 6% का हमें ग्रोथ देखने को मिला। तो जो सबसे बड़ा ग्रोथ आया वो प्राइमर वाले ही सेगमेंट में हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इनके नेटवर्क एक्सपेंशन की बात करें तो 2024 में जो इनके एक्टिव डीलर्स थे वो थे 18,105 एंड FY 2025 में ये लोग यहाँ से बढ़ के हो गए हैं 18,370। तो ये नंबर ठीक ठाक ही बढ़ा है, कोई हमें इसमें बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन यस, अगर आप टिंटिंग मशीन के साथ पेनिट्रेशन की बात करेंगे तो वहां पे हमें इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल रहा है। FY 2024 में इनके टोटल टिंटिंग मशीन से लगभग 10,210 के करीब में, और अगर आप FY 2025 की बात करेंगे तो ये नंबर बढ़ के हो गया है 11,000 का। तो फिलहाल में अगर आप बात करेंगे तो जो टिंटिंग मशीन की पेनिट्रेशन है वो 56 से बढ़ के तकरीबन 60% पे हमें जाते हुए देखने को मिल रही है। जयपुर में जो इनका प्लांट है उसके बारे में अपडेट सिंपल सा यही है कि जो हमारा वाटर बेस्ड वाला प्लांट है वो आपको बाय द एंड ऑफ Q3 या फिर Q3 तक आपको ऑपरेशनल देखने को मिल जाएगा। और जो इनका सॉल्वेंट बेस्ड प्लांट है ना वो आपको Q1 के एंड या फिर Q2 के स्टार्ट FY 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, आपको वो भी आपको रेडी होते हुए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ जो मेरा पर्सनल थॉट है वो ये है कि अगर आप इनके पुट्टी वाले बिजनेस की बात करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे हमें कैपेसिटी में एक्सपेंशन करना इतना जल्दी मेरे हिसाब से एक होशियारी का डील नहीं है। अगर हमें डिमांड्स में थोड़ा समय आते हुए, मतलब थोड़ा टाइम लग गया अगर डिमांड में आते हुए ना, तो डेप्रिसिएशन झूठ मूठ में आपका जाएगा। आपने खर्चा पहले कर दिया और सेल्स आपकी आ नहीं रही है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम देखने को जरूर मिल सकता है। अब हम बात करते हैं 2026 के आउटलुक की। तो जो इनका एबिटा का मार्जिन है उसके ऊपर जाने के चांसेस है और उसके 3 मेन रीजन आपके सामने मैं रखता हूँ। पहला ये है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस में हमें एक सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है, डिमांड में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, एंड तीसरा जो इनका प्रोडक्ट मिक्स है उसमें भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे ना, जब कॉन कॉल को एंड कर रहे होंगे, तो वहां पे आप देखना कि जो इनका फ्रेट कॉस्ट है उसमें भी हमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है। और उसका रीजन ये है कि जो इनके प्रीमियम वाले प्रोडक्ट्स हैं वहां पे डिमांड ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से एबिटा मार्जिन में हमें इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकता है। अब हम आते हैं Q&A राउंड पे, और यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछा गया वो ये था कि सर अगर आप इंडिगो के नंबर्स को बर्जर सेल्स के सेल्स से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ थोड़ा सा अजीब सा देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन ये था, Q1 एंड Q2 की अगर हम बात करें तो इंडिगो में हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख रहे हैं Q1 में इंडिगो पेंट्स की अगर हम बात करें तो 6.11% का ग्रोथ, एंड Q2 में 6.69% का ग्रोथ देखने को मिला। वेर एज Q3 में 4.04% का डी ग्रोथ, एंड Q4 में हमें सिर्फ 0.29% का हमें एक ग्रोथ देखने को मिला। ऐसा क्यों है? हालांकि अगर आप बात करेंगे बर्जर की, तो बर्जर में हमें Q3 एंड Q4 में अच्छे नंबर्स आते हुए देखने को मिले। तो ऐसा ये बर्जर क्या अच्छा कर रहा है जो हम नहीं कर पाए? मैनेजमेंट का ऐसा कहना था कि देखो इसमें आपको इस बात को एक तो ये समझना होगा कि हर एक पेंट कंपनी का सेल सेम स्टेट से नहीं आता है। इंडिगो की अगर आप बात करेंगे तो इंडिगो का जो मेन सेल्स होता है ना वो केरला से आता है। लगभग इनके रेवेन्यू का 25% हिस्सा केरला से आता है। मैनेजमेंट का ऐसा कहना था केरला में अभी एक स्लो डाउन चल रहा है, जैसे ही केरला बैक ऑन ट्रैक होगा ना, उस पर्टिकुलर केस में हमारा भी रेवेन्यू आपको उसी स्पीड से ऊपर आते हुए देखने को मिल जाएगा। आप एक कॉमन सेंस पे सोच के देखो, महेंद्र सिंह धोनी ही क्यों ब्रांड एम्बेसडर है इंडिगो के? क्योंकि इनके सेल्स का एक जो मेजर हिस्सा है ना वो आ रहा है केरला से, और वहाँ के लोगों का CSK के कैप्टन के साथ कनेक्ट करना ज़्यादा ईजी होगा। नाउ मैं ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखता तो आई डू नॉट नो अभी भी MSD वहाँ के कैप्टन है कि नहीं है। यहाँ पे मैनेजमेंट का एक और चीज़ हाईलाइट करना वो ये था कि अगर आप बात करेंगे तो जो Q3 था ये हमारे लिए ही नहीं बाकी भी जो पेंट की कंपनीज थी उनके लिए वन ऑफ द वर्स्ट क्वार्टर था। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि कंपटीशन पे थे। तो कंपटीशन में क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था कि बिरला ओपस के आने की वजह से हमारे मार्जिन एंड सेल्स पे क्या फर्क पड़ेगा? मैनेजमेंट का आंसर बहुत ही क्लियर था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें फर्क पड़ना होता तो अभी तक दिख गया होता। मार्केट में जो इतना ज़्यादा फस बना हुआ है कि बिरला ओपस के आने के बाद से बहुत सारे लोग मार्केट से आउट होंगे, ऐसा कुछ होने वाला होता तो अभी तक आपको नंबर्स में देखने को मिलता। यस, बिरला ओपस इज करेंटली ऑफरिंग 10 से 12% ज़्यादा डिस्काउंट, जिसकी वजह से उनके सेल्स में हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा, फिलहाल में मार्केट में ना ओवरऑल डिमांड में ही स्लो डाउन है। मुझे भी पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जब डिमांड में ही एक पुश देखने को मिलेगा ना तो उस केस में सबके ही नंबर्स में ठीक देखने को मिलेंगे। पहले मुझे भी लग रहा था बिरला ओपस आ रहा है, सारे लोग खराब हो जाएंगे, सारे लोग इधर के उधर हो जाएंगे। अब वो जो चीज़ है वो मेरे दिमाग से निकल चुकी है। मुझे नहीं लगता है, मुझे लग रहा है बिरला ओपस आएगा वो भी बेचेंगे, एशियन भी बेचेगा, इंडिगो भी बेचेगा और बर्जर भी बेचेगा।
कोई किसी के भी थाली का चीज़ नहीं खाने वाला। अगर आप में से कोई और भी ऐसा है जो इनके नंबर्स को थोड़े ध्यान से पढ़ता है, तो आप ऐसा नोटिस करेंगे कि जो इनके जो ट्रेड पेएबल थे ना, वो 220 करोड़ से 165 करोड़ पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों हुआ? उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने फिलहाल में जो एमएसएमई वाले सप्लायर्स हैं ना, उनके पेमेंट की टर्म में एक फंडामेंटल चेंज कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है इंडिगो जैसी कंपनीज को कि आपको विद इन 45 डेज ही एमएसएमई का अगर कोई सप्लायर है तो उसकी पेमेंट फाइनल करनी पड़ेगी। वेयर एज पहले 90 दिनों का इनको टाइम मिल जाता था। तो फिलहाल में क्योंकि वहाँ से 45 दिन में ही आपको वो जो पेमेंट है वो करना है, जिसकी वजह से जो हमारे ट्रेड पेएबल है ना, उसमें एक रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे कुछ भी फिशी नहीं है, ये एक फंडामेंटल चेंज है जिसकी वजह से आपको रिडक्शन देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी ही अच्छी लगी वो ये है दोस्त कि जब आप इनके आरएसपीज वगैरह को पढ़ते हैं या फिर पहले वाले डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैंने थोड़ा थोड़ा गो थ्रू किया है। आप ये देख रहे हैं, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इनमें जब भी पे इनका आईपीओ आ रहा था 2021 में, तो उस समय पे ये लोग ऐसा बोल रहे थे कि जो हम आपको आईपीओ में से जो पैसे ले रहे हैं उसमें से लगभग 150 से 170 करोड़ का जो अमाउंट था इन लोगों ने असाइन किया था, जो इनका पुडुकोट्टी में प्लांट लग रहा था ना, उसके लिए। अभी पे उस प्लांट के लग जाने की वजह से हमें इनके सप्लाई चेन में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है दोस्त, जिसकी वजह से इनके जो फ्रेट कॉस्ट है ना, उसमें भी एक रिडक्शन मिला है। मैं आपको इस चीज़ को एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। पहले सदर्न इंडिया एंड जो सेंट्रल इंडिया है ना, उसको जोधपुर में जो फैक्ट्री है उससे कैटर किया जाता था। लेकिन जब से ये जो पुडुकोट्टी वाला प्लांट बन गया है, अब वहाँ से ही सप्लाई हो जा रहा है, तो डिस्टेंस कम हो गया है, जिसकी वजह से पैसे बच रहे हैं। ऑल्सो अगर आप फ्रेट कॉस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे एक रिडक्शन है। रीज़न उसका ये है कि जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो प्रीमियम वाले प्रोडक्ट्स के ज़्यादा आ रहे हैं। आप सोच के देखो, ट्रक में माल भर के आप प्रीमियम वाला भेजो या फिर ख़राब वाला भेजो, फ्रेट वाली कॉस्ट तो उतनी ही आनी है। तो अगर उसमें बढ़िया वाला प्रोडक्ट अगर आप डाल के भेज रहे हो तो आपके मार्जिन्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं? इसी कॉन कॉल में जब हम आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पे कुछ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे भी बात हुआ, तो इसके बारे में भी आपको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना था कि येस वी कैन सी अ डबल डिजिट ग्रोथ इन आवर रेवेन्यू इन 2026। और उसके लिए इन लोगों ने यहाँ पे बोला कि देखो, जो हमारा Q1 का 2026 का Q1 एंड Q2 होगा ना, वहाँ पे हो सकता है प्रेडिक्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन Q3 एंड Q4 में आपको अच्छे नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। उसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि जो मानसून है ना इस बार, वो लगभग 10 दिन पहले आ गया। जनरली फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट होता है, इस बार ही लगभग 10 दिन पहले आने की वजह से डिमांड पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरा चीज़, ये जो इंडिया पाकिस्तान में जो मिनी वॉर हो गया ना, उसकी वजह से जो कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, एक्सेट्रा, ये जो उससे लगे वाले एरिया है ना, जैसे इवन दिल्ली में भी आप स्लाइटली बोल सकते हैं। तो इस लगे हुए एरिया में जो लेबर हैं वो बिहार के हैं, और इसके होने की वजह से वो लोग चले गए हैं घर। अब उनके घर जाना उनका फास्ट होता है, लेकिन लेबर्स का बिहार से वापस आना थोड़ा मुश्किल है। आप समझ रहे हैं? वो जाते हैं तो लोग आराम से अपनी पूरी छुट्टी मना के आते हैं, और आते हैं तो फिर वो आराम से यहीं पे रहेंगे। तो उनके चले जाने की वजह से भी कोई पेंट ले जाके घर पे रखेगा तो है नहीं, उससे तो उसे पेंट करवाना है ना। अब लेबर की शॉर्टेज की वजह से हो सकता है हमें डिमांड में कमी आते हुए देखने को मिल रहा है। एक दो चीज़ों को और मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा, और वो ये है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग मुझे यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा था। स्क्रीनर से यहाँ पे एक डेटा मैंने ये लिया कि अगर आप एफआईआई के होल्डिंग की बात करेंगे तो 2024 में ये लोग होल्ड कर रहे थे 7.73% का स्टेक। 2025 में इन लोगों ने 7.73 को बढ़ा के कर दिया है 12.14% का स्टेक। ऐसे ही अगर आप DIIs की बात करेंगे तो DIIs इन लोगों का 1.96% स्टेक होल्ड कर रहे थे, और अगर आप 2025 में बात करेंगे तो एक साल के अंडर में इन लोगों ने बढ़ा के कर दिया है 16.74% का। अगर आप नंबर ऑफ फंड्स की बात करेंगे तो जून 2024 में नंबर ऑफ फंड्स थे 85, एंड मार्च 2025 में वो बढ़ के हो गए हैं 113। तो यहाँ पे क्लियर कट जो बिग मनी है वो लोग यहाँ पे बाई करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी पे जितने सारे पेंट्स के बारे में आप देखेंगे ना, तो इंडिगो पेंट्स एक ज़्यादा बेटर बेट देखने को मिल रहा है। उसका रीज़न मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो Q3 एंड Q4 जो टियर 3 एंड टियर 4 वाले जो सिटीज़ हैं ना, वहाँ पे इंडिगो पेंट्स का जो हाथ है वो ज़्यादा मजबूत है दूसरे कंपनीज़ के कंपैरिजन में। दूसरी चीज़, अभी जिस तरीके से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, यहाँ पे इंडिगो पेंट्स को अगर कोई छोटे मोटे चेंज करने होंगे ना, तो वो गाड़ी इतनी छोटी है कि उसे चेंज करना बहुत ईजी है। दूसरी चीज़, जलान सर के बारे में मैंने जितना बैकग्राउंड चेक किया, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि यस, मिस्टर हेमंत जालान के साथ मैं कोई बिजनेस में पार्टनरशिप जरूर करना चाहूँगा। सो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं अपना पर्सनल जो ओपिनियन है वो आपके सामने कंक्लूड कर देता हूँ इंडिगो पेंट्स पे। अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, इंडिगो पेंट्स कैन बी अ वेरी गुड स्टॉक टू लुक एट।
एक और चीज़ को मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे कहने पे जाके कल पे बाई मत कर लेना, आपको लॉस लग सकता है और उसकी ज़िम्मेदारी मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला, प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।